हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 के बारे में और आज पढ़ेंगे 1986 के बारे में। तो ये इसी की एक संशोधित नीति थी और मेनली ये सारी ही नीतियाँ कोठारी आयोग पर ही बेस्ड थी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 बनी, इसके पहले की एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं हम। हुआ क्या था कि 1986 में कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई थी, जो हमने पढ़ ली है, उसका अमल भी होना शुरू हो गया था, मतलब उसे मानने भी लगे थे। और प्रांतों में ये 10+2+3 की शिक्षा संरचना, त्रिभाषा सूत्र आदि सब लागू हो गए थे। फिर क्या हुआ कि 1977 में, कब 1977, तो हुआ क्या 1997 में कांग्रेस की सरकार थी अभी तक, लेकिन अब जनता दल की सरकार आ गई। और कौन प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई। कब? 1977 में। अब जब ये प्रधानमंत्री बने नए, तो इन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा संरचना है 10+2+3 की, ये ठीक नहीं है। इसके जगह पर हम शिक्षा संरचना लेकर आएंगे कौन सी? 8+4+3 की। तो जब ये इन्होंने अपना विचार दिया, तो उस टाइम जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, कौन थे वो? श्री प्रताप चंद्र चंद्र। उन्होंने क्या कहा कि अभी रहने दीजिए आप, इस तरह से हम एक नई शिक्षा नीति ही बना लें। तो 1979 में एक शिक्षा नीति तैयार की गई इनके द्वारा, लेकिन ये अभी लागू भी नहीं हुई थी। फिर से 1981 में कांग्रेस की सरकार आ जाती है। कब? 1981 में कांग्रेस की सरकार आई और कौन प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी ने फिर ये जो विचार बना था अभी 1979 में एक नई शिक्षा नीति का, उसको खारिज कर दिया। कहा कि अब ये नहीं, जो हमारी पहली शिक्षा नीति है 1968, उसी को ही ढंग से अमल में लेके आएंगे हम। अब वही काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। तो इसलिए उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे राजीव गांधी, और उनके नज़रों में जो ये शिक्षा नीति चल रही थी ये ठीक नहीं थी। इन्होंने कहा कि इसका पुनर्गठन होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पहले की तरह किसी आयोग या समिति का गठन न करके खुद ही सरकार ने सर्वेक्षण किया शिक्षा व्यवस्था का। और फिर उसके बाद शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम का एक डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रकाशित किया 1983 में। जब ये दस्तावेज सबके पास पहुंचाया गया, तो इसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार देने शुरू करे। इन सुझावों के आधार पर ही एक नई शिक्षा नीति बन गई 1986, और संसद के बजट अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया 1986 में, पास हो गई और फिर मई 1986 में से प्रकाशित किया गया। अच्छा, ये पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था। क्या था ये प्लान ऑफ एक्शन? प्लान ऑफ एक्शन आपको ये बताता था कि हमने जो ये शिक्षा नीति बनाई है, ये लागू कैसे करी जाएगी, क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी। तो ये ऐसा करने वाली पहली शिक्षा नीति थी। इसमें क्या था? शिक्षा नीति में 12 भाग थे शिक्षा नीति के दस्तावेज में, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कार्य योजना, प्लान ऑफ एक्शन जो दस्तावेज था, उसमें 24 भाग दिए गए थे। अब हम इसके बारे में देखते हैं। 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई, जो हम पढ़ चुके हैं। 1977 में केंद्रीय जनता दल का सत्तारूढ़ हो जाना, मतलब जनता दल का आ जाना केंद्र सरकार में और कांग्रेस की सरकार का हट जाना। 1981 में कांग्रेस का पुनः सत्ता में आगमन हुआ, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी जी को पीएम बनाया गया। उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई अपनी 1986, जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। आते हैं हम नेक्स्ट पर। देखते हैं शिक्षा नीति के कुछ मुख्य तथ्य, मूल तत्व क्या रहे। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी और उसके कार्य योजना और रीति से संबंधित जो तत्व उजागर होते हैं, वो मेनली उस पर ही फोकस है जो हमने पहले पढ़ी है 1968 पर देख लेते हैं। थोड़ा बहुत तो इन्होंने कुछ नया करा ही होगा ना। कार्य योजना नामक दस्तावेज का प्रकाशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। एक्शन प्लान नामक जो दस्तावेज था, जिसमें ये बताया गया था कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि पिछली बार की जो हमारी शिक्षा नीति थी उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो कार्य नहीं कर पा रही थी जो उसे करने के लिए बनाया गया था। कार्य योजना के दस्तावेज कितने रहे, कि कुल भाग कितने रहे? 24। शिक्षा नीति के कुल भाग कितने रहे? 12। ये मैंने आपको बता दिया है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ मूल तत्व।
तो शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण होता क्या है? देखो मैं आपको बताती हूँ, उससे ज़्यादा आप इस फिगर से समझ पाओगे। ये मान लो कोई सेंटर है, यहाँ से अगर कुछ आ रहा है, चीज़ें यहाँ पर आकर इकट्ठी हो रही हैं मान लो, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका केंद्रीकरण कहलाएगा। लेकिन उसी के बदले में जब अगर यहाँ से निकाली जा रही हैं चीज़ें, तो वो विकेंद्रीकरण कहलाएगा। तो अब शिक्षा का विकेंद्रीकरण हुआ कैसे? अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रशासन रख के, इस तरह से। कैसे कि जो शिक्षा नीति में 10वें भाग में कहा गया, इसमें 12 भाग है ना, तो उसमें से 10वें भाग में कहा गया कि जो राष्ट्रीय स्तर है, मतलब नेशनल लेवल पर कौन शिक्षा का कार्य देखेगा? भारतीय शिक्षा सेवा। प्रांतीय स्तर पर कौन देखेगा? प्रांतीय शिक्षा सेवा। और जिला स्तर पर कौन देखेगा? जिला शिक्षा परिषद। डाइट भी इन्हीं की देन है। पढ़ेंगे उसके बारे में भी हम जब प्रभाव पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए। तो इसके तृतीय भाग में, अगर आपको ये याद नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ के याद कर लेना। बस एक याद रखना कि जो 12वां भाग था, अंतिम भाग, वो भविष्य को लेकर था। अच्छा, ये शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण ये कौन से भाग में दिया गया था? ये दिया गया था 10वें भाग में। और शिक्षा हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए, ये था तृतीय भाग में, थर्ड भाग में। तो जो कहा गया था 1968 में और कोठारी में कि 6% जो रहेगा आपके बजट का, वो एजुकेशन भी खर्च होगा, वो यहाँ पर भी माना गया। फिर क्या कहा इन्होंने कि संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, ये इसी शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर भी बेस्ट माना गया 68 की तरह ही, कि 10+2+3 की जो शिक्षा प्रणाली है ये ही देश में लागू होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, इसका मतलब क्या था कि इसके 5वें भाग में दिया गया था ये। अच्छा, इससे मतलब क्या था? विभिन्न स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन, आधुनिकीकरण और जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको मिक्स करके कुछ शिक्षा में दिया जाना चाहिए। समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से सिलेबस में, करिकुलम में चेंज किया जाना चाहिए। तो ये था पुनर्गठन। नेक्स्ट पर आते हैं, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो। ये लक्ष्य रखा गया था 1968 में भी, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, तो इन्होंने कहा कि ये जल्दी से प्राप्त होना चाहिए हमें। उसके बाद क्या है, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार लिया गया, जो कि कोठारी आयोग ने भी कहा और 1968 ने भी कहा। परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में सुधार। परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में सुधार कैसे? ये कौन से भाग में दिया गया? ये दिया गया 8वें भाग में। 12 भाग है ना इसके टोटल, तो उसमें से 8वें वाले भाग में ये दिया गया है। क्या कहा गया है कि परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में सुधार किया जाएगा। बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को महत्व दिया जाएगा और ग्रेड सिस्टम को अपनाया जाएगा। माध्यमिक, अच्छा, बाहरी जो एग्ज़ाम होते हैं या बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है? बाह्य मूल्यांकन आप ऐसे समझ सकते हो, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपका सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितना सिलेबस पढ़ लिया है, जबकि आंतरिक मूल्यांकन में इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है और बहुत ज़्यादा परीक्षा का बर्डन स्टूडेंट पे नहीं डाला जाता है। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र और परीक्षा मूल्यांकन में सुधार। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। शिक्षक स्तर और प्रशिक्षण में सुधार। शिक्षक स्तर और प्रशिक्षण में सुधार, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इन्होंने कहा कि पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। मतलब अगर कोई प्राइमरी टीचर है मान लो, तो जो प्राइमरी टीचर हैं उन सभी का जो वेतन है समान होगा। ये नहीं कि कोई मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसका ज़्यादा हो रहा है, या कोई कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसका कम हो रहा है। प्रत्येक जिलों में इन्होंने डाइट की स्थापना की बात की। डाइट आप सब जानते हैं क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप उसे याद रखिएगा। तो डाइट यहाँ पे इनकी देन रही। अच्छा, डाइट की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में सुधार, ये तो हमने पहले भी देख ही लिया था। शिक्षक स्तर और प्रशिक्षण में सुधार। ओके, अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। जब भी हमसे मूल्यांकन पूछा जाता है तो मूल्यांकन में हम 3 चीज़ों को बेसिकली शामिल करते हैं, गुण, दोष और उसका प्रभाव।
गुण देखते हैं इस नीति के क्या गुण रहे। कार्य योजना एवं वित्त व्यवस्था। कार्य योजना क्या, मैंने आपको बताया कि सभी आयोग या समितियों में से या शिक्षा नीतियों में से ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसने ये बताया कि हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या हमारी योजना रहेंगी, क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, हम उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उन्हें सफल बनाया जाएगा। तो उसके लिए कार्य योजना या एक्शन प्लान नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें 24 भाग थे। वित्त व्यवस्था के लिए कहा गया कि शिक्षा पर बजट का 6% खर्च होगा, तो ये एक अच्छी बात थी। नेक्स्ट देखते हैं निश्चित शिक्षा संरचना। मोरारजी भाई देसाई ने क्या बोला था अभी, उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम 8+4+3 को अपनाएंगे। तब उन्हें मना कर दिया चंद्र सर ने कि नहीं, हम दूसरी शिक्षा नीति बना लेते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उससे पहले दोबारा से कांग्रेस आ गई तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हम पहले अपनी पहले वाली ही शिक्षा नीति को अपनाएंगे, 1968 वाली को। लेकिन उनकी जब हत्या हो गई उसके बाद जो हमारे नए प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने कहा कि एक नई शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है। ओके, तो निश्चित शिक्षा संरचना ये रही हमारी क्या, 10+2+3। प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई ताकि प्राथमिक शिक्षा का उत्थान हो सके। ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, ओपन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अभी हमने देखा था उस टाइम पर यूरोप में ये काफ़ी ट्रेंड चला हुआ था ओपन यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि बात हो रही थी जन शिक्षा की, और जन शिक्षा हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज किसी के पास भी नहीं है कि हम उच्च शिक्षा सभी लोगों को प्रोवाइड करा सकें। इसलिए खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई, जहाँ पे पोस्ट के ज़रिए कुछ दे दिया जाता था स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, और भी कई तकनीकी होती थी, बहुमाध्यम, उपागम, ये सब, परीक्षा सुधार आदि। परीक्षा सुधार की बात कही इन्होंने, तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण था इसका। दोष देख लेते हैं क्या क्या रहे। दोष की बात करें तो असमान शिक्षा व्यवस्था, जन सहयोग के नाम पर जन शोषण, ये इसके मेन दोष हैं। तो इन्हें देखें हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे। असमान शिक्षा व्यवस्था कैसे, इन्होंने क्या करा, इससे पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी 1968, आपको याद हो तो उन्होंने केंद्र के और राज्य सरकार के अलग अलग दायित्व निर्धारित कर दिए थे कि आपको क्या करना है और आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया किसी को कि आपका क्या, कि केंद्र सरकार का काम क्या है और राज्य सरकार का काम क्या है। इससे क्या होता कि वो लोग कहने लगते कि नहीं, ये हमारे अंडर का काम नहीं है, ये आपको करना है, और इस तरह से उनकी कुछ लड़ाई छिड़ सकती थी। जन सहयोग के नाम पर जन शोषण कैसे हुआ, तो एक तो महंगी थी उच्च शिक्षा बहुत ज़्यादा, और इन्होंने क्या कहा, जन शिक्षा अगर हमें देनी है तो जन सहयोग की बात कही गई, ठीक है। परंतु प्रवेश के समय जब एक आपसे लिया जाता है पैसे ज़बरदस्त, मतलब वो डोनेशन के तौर पे आपसे लिया जाता है, लेकिन वो डोनेशन नहीं सबके लिए कंपलसरी होता है। तो इसलिए अगर जन शिक्षा की बात कर रहे हैं आप जन सहयोग से, तो उसमें मर्जी शामिल होनी चाहिए ना लोगों की, ये डोनेशन ज़बरदस्ती थोड़ी ना लेना चाहिए। आधारभूत पाठ्यचर्या का अनुपालन नहीं हो पाया। ब्लैक बोर्ड योजना जो थी उसका अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हुआ। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की बात की थी इन्होंने, वो असफल हो गए। उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, और कैपिटेशन फ़ी की मार, कैपिटेशन फ़ी जो इसमें थी तो वो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मार रही थी, बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा था उससे। शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति की इन्होंने, मतलब सभी दलों को, सभी वर्ग के लोगों को जुटाना चाहा अपने वोट बैंक में। आंतरिक मूल्यांकन असफल रहा। अभी ये हो जाते हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने तरफ से अच्छा ही किया था। हम देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। मैंने इसमें प्रभाव के अलग से नहीं स्लाइड बनाई है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो इन्होंने क्या कहा, इसका प्रभाव क्या रहा कि केंद्र सरकार और जो प्रांत सरकार थी उसके बजटों में बढ़ोतरी हुई। यूनिफॉर्म पैटर्न आ गया एक 10+2+3 का। और क्या है, तेजी से प्राथमिक शिक्षा में प्रसार हुआ। लगभग सभी प्रांतों में +2 के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। 2011 तक 555 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मतलब डाइट स्थापित किए जा चुके थे, और 104 CTES मतलब स्थापित किए जा चुके थे।
इस शिक्षा नीति में प्रशासन को दुरुस्त करने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षा कर्तव्यों का बोध करने पर बल दिया गया। मतलब वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निश्चित करने की बात कही गई और स्टूडेंट्स उनके कर्तव्यों के लिए कराया उनके कर्तव्यों का। प्रशिक्षण और सतत शिक्षा कार्यक्रमों में भी गति आई। 2001 तक हमारे देश में साक्षरता जो प्रतिशत थी वो थी 65.38। कितनी थी? 65.38। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये कितनी हो गई थी? 74.04%। तो ये सब व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शुरू होना और साक्षरता दर का बढ़ना। जबकि सार्जन योजना में क्या कहा गया था? उन्होंने 40 साल में 100% शिक्षा साक्षरता प्राप्त करनी थी। तो ये रही आपकी आज की टॉपिक 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। थैंक यू सो मच। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति।